आप ये स्टोरी सुन रहे हैं ड्रीम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। आर्यन जानता था कि कंक्रीट बेचने से पहले उसका गोदाम भरना जरूरी है। उसने मंकीज को रेगिस्तान में भेजा और किस्मत से पास में ही चूना पत्थर की एक बड़ी खदान मिल गई। काम तेज करने के लिए आर्यन ने उन्हें अपनी ऑटोमोबाइल दे दी, लेकिन पहले उन्हें चलाना सिखाना पड़ा। शुक्र है कि एक मंकी के पास ड्राइविंग का टैलेंट निकल आया। भाई, अब तो बंदर भी गाड़ी चला रहे हैं, इसे कहते हैं हेरा फेरी। लेकिन ये काफी नहीं था। आर्यन को दुनिया भर में कंक्रीट बेचना था और उसके लिए मैन पावर चाहिए थी। आर्यन ने उस बूढ़े मंकी से पूछा, जिसे उसने अब लोलो काका नाम दिया था। एवोल्यूशन के बाद लोलो काका बूढ़े नहीं बल्कि एक हट्टे कट्टे जवान मंकी बन गए थे। उनके सफेद फर उन्हें किसी फिल्मी हीरो जैसा कूल अंकल वाला लुक दे रहे थे। आर्यन ने इन नए मंकीज को हॉब मंकीज कहना शुरू कर दिया। लोलो काका, क्या रेगिस्तान में और भी मंकीज हैं जो हमारी मदद कर सके? लोलो काका ने संजीदगी से जवाब दिया। हाँ बॉस, कई कबीले रेगिस्तान में बिखरे हुए हैं, लेकिन उनका पता किसी को नहीं मालूम। आर्यन ने सोचा कि अगर पीले मंकीज में प्रोडक्शन का टैलेंट है तो उसे और वर्कर चाहिए। बाली को इंजीनियर चाहिए और अन्या को किसान। जितने ज्यादा हाथ उतना ज्यादा काम। उसने लोलो काका तो आदेश दिया कि कुछ मंकीज को भेजकर बाकी कबीलों को ढूंढे। लोलो काका के पास ए क्लास कम्युनिटी लीडर टैलेंट था, इसलिए वो सही बंदे चुनने में एक्सपर्ट थे। हो जाएगा बॉस, मैं अपनी बेस्ट टीम भेजूंगा। फिर आर्यन ने अपनी परछाई की तरफ देखा। लड्डू, तुम उनके साथ रहोगे ना? सन। लड्डू एक निंजा की तरह परछाई से कूदा और जमीन पर लैंड किया। यस मास्टर, मेरे क्लोन पूरे गांव में फैल चुके हैं, बस 3 बार बीटल जूस बोले और मैं हाजिर। आर्यन ने माथा पीट लिया। साथी ने इसे एनिमे के साथ साथ हॉलीवुड की फिल्में भी दिखा दी थी। लड्डू उछलकर लोलो काका के सिर पर बैठ गया। उम्मीद है कि नए मंकीज में कोई टैलेंटेड होगा। यहाँ तो सब बोरिंग है, कोई मेरी शैडो आर्मी में शामिल ही नहीं होना चाहता। लोलो काका ने उसे शांत किया। बॉस लड्डू, अगर कोई निंजा बनना चाहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। लड्डू खुश हो गया। पक्का? तब ठीक है। मोगेम्बो खुश हुआ। दिन बीतते गए, गांव में खुशहाली आ गई थी। हॉब मंकीज के पास पक्के घर, साफ पानी और पेट भर खाना था। वो आर्यन के लिए जान देने को तैयार थे। एक दिन बाली कॉन्ग पागलों की तरह गांव में दौड़ता हुआ दिखा। धड़ 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 उसने अन्या की फसलों से साइड मारी, चूना पत्थर की गाड़ी के ऊपर से छलांग लगाई और लोलो काका की डांट को अनसुना कर दिया। भाई, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, लेकिन ये बंदर तो इंजीनियर है। वो सीधा आर्यन के घर में घुसा, किचन में निंजा प्रैक्टिस कर रहे लड्डू को सलाम ठोका और सीधा दूसरी मंजिल पर चढ़ गया। धड़ाम! उसने बेडरूम का दरवाजा खोला। बॉस बॉस! उसकी सांसें फूल रही थी लेकिन चेहरा चमक रहा था। ये काम कर रहा है, प्रोजेक्ट सफल हो गया। आर्यन ने उसे देखा। क्या बाली ने कोई नई मशीन बना ली थी या तेल का कुआं चालू हो गया था? क्या खबर लाया है बाली? क्या बंजर जमीन में अब टेक्नोलॉजी का तूफान आएगा? देखिए अगला एपिसोड। आर्यन बिस्तर से ऐसे उछला जैसे स्प्रिंग लगा हो। उसकी नींद उड़ चुकी थी। क्या ये सच में काम कर रहा है? बाली यानी कॉन्ग का चेहरा चमक रहा था। हाँ बॉस, बिल्कुल मक्खन की तरह। दोनों को किसी और बात की जरूरत नहीं थी। वो घर से भागे। बाली आधे अधूरे बने कंक्रीट के घरों के बीच से कूदता फांदता जा रहा था और आर्यन हवा में उड़ते हुए। सामने एक बड़ी चौकोर कंक्रीट की इमारत थी जिसकी छत से सफेद धुआं निकल रहा था। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, स्टीम टरबाइन। भाई, देसी जुगाड़ और विदेशी टेक्नोलॉजी का मिलन। उन्होंने दिन रात एक करके ये जनरेटर बनाया था जो गर्मी को बिजली में बदल सकता था। सुबह सुबह बाली ने सारी सेफ्टी चेकिंग कर ली थी। अब बस मुहूर्त निकालने की देरी थी। वो कंट्रोल रूम में घुसे। वहां बाकी हॉब मंकी इंजीनियर्स ऐसे टहल रहे थे जैसे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हों। बाली ने एक बड़े लीवर की तरफ इशारा किया। बॉस, शुभ काम में देरी कैसी, बिस्मिल्लाह कीजिए। आर्यन ने सिर हिलाया। लीवर भारी था लेकिन आर्यन ने उसे पूरी ताकत से खींचा। खटाक! मशीन के अंदर आग जल उठी। आर्यन ने अपनी माना गैदरिंग स्किल से देखा। धातु की परतों के पार पानी उबलने लगा था। 100 डिग्री तापमान, पानी बना भाप। भाप के प्रेशर ने टरबाइन को घुमाना शुरू किया। रफ्तार बढ़ती गई। यहीं असली जादू हुआ। जनरेटर से बिजली पैदा होने लगी। सबकी नजरें कमरे के बीच में लटके एक अकेले लाइट बल्ब पर गड़ गईं। सांसें थमी हुई थीं। बल्ब फड़फड़ाया, टिमटिमाया और फिर चमक। पूरा कमरा दूधिया रोशनी से भर गया। हमने कर दिखाया। पूरा कमरा गूंज उठा। मंकीज एक दूसरे को गले लगा रहे थे, कूद रहे थे। सिस्टम हिला डाला। आर्यन की आंखों में नमी थी। 10 साल लग गए लेकिन आखिरकार उसे बिजली मिल गई। अब उसकी जिंदगी आसान होने वाली थी। उसने बाली और टीम को धन्यवाद दिया। शुक्रिया दोस्तों, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। उसने खिड़की से बाहर गांव की तरफ इशारा किया। हमें हर घर तक बिजली पहुंचानी है। बाली, क्या तार तैयार है?
बाली ने सिर हिलाया। जी बॉस, वायरिंग हो चुकी है, बस स्विच दबाना बाकी है। दोपहर को आर्यन ने लोलू काका से कहकर पूरे गांव को प्लाजा में इकट्ठा किया। सारे हॉब मंकीज जमा हो गए। सूरज ढल चुका था और अंधेरा छा गया था। आर्यन ने सबको सख्ती से मना किया था कि कोई मोमबत्ती नहीं जलाएगा। पूरा गांव घने अंधेरे में डूबा था। एक बच्चे ने पूछा, अम्मा क्या हो रहा है, इतना अंधेरा क्यों है? चुप रहो नकुल, बॉस कुछ बड़ा जादू दिखाने वाले हैं। तभी आर्यन की आवाज गूंजी, इंतजार के लिए माफी, लेकिन वादा करता हूं मजा आ जाएगा। बाली स्विच ऑन करो। खटाक। अचानक एक तेज रोशनी ने सबकी आंखें चौंधिया दी। छोटा नकुल डरकर अपनी आंखें बंद कर गया। उसे लगा शायद सूरज वापस आ गया है, लेकिन फिर उसे हैरान आवाजें सुनाई दी। वाह, हे भगवान, नकुल देखो, ये तो जादू है। नकुल ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पूरा गांव तारों की तरह चमक रहा था। आर्यन ने हर घर पर छोटे छोटे बल्बों की लड़ियां लगवाई थीं, बिल्कुल दिवाली जैसी सजावट। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। भाई रेगिस्तान में जगमग जगमग हो गई। गांव वालों ने पहली बार बिजली का चमत्कार देखा है। अब इस रोशनी के साथ आर्यन बंजर जमीन में और क्या नया तूफान लाएगा, देखिए अगला एपिसोड। पूरे गांव को बिजली की ऐसी लत लग गई थी जैसे आजकल के बच्चों को मोबाइल की लगती है। अब पानी को टंकी में चढ़ाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। बाली कॉन्ग ने इलेक्ट्रिक पंप लगा दिया था। जैसे ही टंकी खाली होती, मोटर चालू हो जाती। पानी जो पहले नसीब नहीं होता था, अब इतना था कि प्लाजा के बीच में एक फव्वारा चल रहा था। छपाक छपाक, बच्चे उसमें नहा रहे थे। लोलो काका उन्हें प्यार से देख रहे थे। बॉस, आर्यन की वजह से इन बच्चों का बचपन बच गया। हमें वो दिन नहीं देखने पड़े जो हमने देखे थे। उन्होंने आह भरी और दूर क्षितिज की तरफ देखा। उनके दिल में एक कसक थी। वो यहां ऐश कर रहे थे, लेकिन रेगिस्तान में अभी भी हजारों पीले मंकीज प्यास से मर रहे होंगे। काश वो भी जल्दी इस स्वर को ढूंढ पाए। उधर रेगिस्तान के बीचों बीच एक अकेला पीला मंकी लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। वो कई दिनों से उस जादुई ओएसिस को ढूंढ रहा था जिसके किस्से उसने सुने थे। लेकिन ये सिर्फ एक सपना था। वहां सिर्फ उन मंकीज की हड्डियां थीं जो उससे पहले ये सपना लेकर निकले थे। वो हार मानकर वापस मुड़ने ही वाला था कि उसे धुंधला सा कुछ दिखा। सूरज की गर्मी से सब कुछ हिलता हुआ दिख रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि रेगिस्तान में कोई और भी चल रहा है। वो पास गया और कुछ अजीब जीवों को देखा। उनका फर सूरज में चमक रहा था। वो मंकी जैसे दिखते थे, लेकिन वो सीधे खड़े थे और उनके चेहरे इंसानों जैसे थे। वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहे थे, और सबसे बड़ी बात, वो इस जानलेवा गर्मी में भी एकदम रिलैक्स थे। हंस रहे थे, मजे कर रहे थे, जैसे रेगिस्तान में नहीं, पार्क में टहल रहे हों। तभी एक जीव ने अपनी जेब से एक बोतल निकाली। दूर से ही मंकी ने वो आवाज पहचान ली, पानी। उस जीव ने बोतल से एक बड़ा घूंट भरा। घट घट घट, प्यासे मंकी का गला सूख गया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिस पर उसे यकीन नहीं हुआ। उस जीव ने बचा हुआ पानी अपने चेहरे पर डाल लिया और उसे जमीन पर गिरने दिया। छपाक, मंकी की आंखें फटी रह गईं। जीवन बचाने वाले पानी की ऐसी बर्बादी। भाई, ये क्या कर रहा है? पागल है क्या? अगर उसका गला ना सूखा होता तो वो चिल्ला पड़ता। तभी बाकी जीवों ने भी अपनी बोतलें निकाली और गर्मी भगाने के लिए खुद पर पानी छिड़कने लगे। प्यासा मंकी हिम्मत जुटाकर उनके पास गया और जमीन में सिर गड़ा दिया। दयालु मालिकों, प्लीज थोड़ा पानी दे दो। हॉब मंकीज ने उसकी हालत देखी। मैं पानी के लिए गुलाम बनने को तैयार हूं, प्लीज। तभी उसे अपने माथे पर ठंडक महसूस हुई। ऊपर देखा तो एक हॉब मंकी पानी की लकड़ी की बोतल बढ़ा रहा था। तुम ठीक नहीं लग रहे, लो पी लो। मंकी ने कांपते हाथों से बोतल ली और एक घूंट पिया। यह सचमुच पानी था और उन्होंने बिना कुछ मांगे दे दिया। वो पागलों की तरह पीने लगा और आखिरी बूंद तक पी गया। घट घट घट, उसने राहत की सांस ली। धन्यवाद मालिकों, मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। हॉब मंकीज ने कंधे उचकाए। उन्होंने आर्यन से सीखा था कि यह वेलकम का जेस्चर है। अरे कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत पानी है। मंकी को यकीन हो गया, इन्हें वो जादुई ओएसिस मिल गया है। प्लीज मुझे बताओ वो ओएसिस कहां है, मुझे अपने गांव को बचाना है। उसे डर था कि ये लोग मना कर देंगे, लेकिन लोलो काका का आदेश साफ था। हॉब मंकीज एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए।
हमें ओएसिस का तो नहीं पता, लेकिन हमारे पास एक स्वर्ग है जहां पानी बारिश की तरह बहता है, खाना बेशुमार है और रात में तारे जमीन पर उतर आते हैं। उन्होंने हाथ बढ़ाया। हम तुम्हारा और तुम्हारे पूरे गांव का स्वागत करते हैं। क्या तुम वो जगह देखना चाहोगे? प्यासे मंकी को मिल गया स्वर्ग का न्योता। क्या आर्यन का गांव अब रेगिस्तान का सबसे बड़ा शहर बनने वाला है? देखिए अगला एपिसोड। रेगिस्तान के बीच से लगभग 20 मंकीज का एक झुंड उस स्वर्ग की तलाश में चला आ रहा था। उन्हें बताया गया था कि वहां पानी मुफ्त मिलता है, खाना बेशुमार है और रहने के लिए पक्के घर हैं। कोई भी समझदार प्राणी इस पर यकीन नहीं करता। ये तो 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम लग रही थी। लेकिन ये मंकीज मजबूर थे। उनका पानी सूख चुका था। अगर वो रिस्क नहीं लेते तो वैसे भी मर जाते। जब वो वहां पहुंचे तो उनकी आंखें फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि हॉब मंकीज कड़कती धूप में काम कर रहे हैं, खेतों में, कंस्ट्रक्शन में। आमतौर पर मंकीज धूप में काम नहीं करते क्योंकि प्यास लगती है, लेकिन यहां कोई टेंशन नहीं थी। जब प्यास लगी, दीवार पर लगे नल को घुमाया और छपाक, ठंडा पानी हाजिर। लोलो काका मुस्कुराते हुए आगे आए। नए मेहमान, स्वागत है। उन्होंने नए मंकीज को पूरा गांव दिखाया। मुफ्त पानी, मुफ्त खाना और सबसे बड़ी बात, बिजली। हर घर में बल्ब लगे थे। रात में भी ऐसा लग रहा था जैसे तारे जमीन पर उतर आए हों। नए मंकीज तुरंत लोलो काका के पैरों में गिर गए। मालिक, हमें गुलाम बना लो, बस यहां रहने दो। लोलो काका हंसे। अरे भाई, यहां गुलामी नहीं चलती। अगर रहना है तो बस एक काम करना होगा। बॉस आर्यन से मिलो और अपना टैलेंट जगाओ। आर्यन ने एक एक करके सबको इवॉल्व किया। जैसा कि उम्मीद थी, सब में प्रोडक्शन का टैलेंट था। कोई कपड़े सिलने में उस्ताद तो कोई जानवर चराने में। अब गांव की आबादी 100 पार कर गई थी। बाली को और इंजीनियर्स मिल गए, लेकिन काम भी बढ़ गया था। बिजली की खपत बढ़ गई थी, इसलिए तेल और चूना पत्थर लाने के लिए आर्यन ने 5 और ऑटोमोबाइल्स बना दी। भाई, अब तो रेगिस्तान में गाड़ियों की लाइन लग गई है, सिस्टम फाड़ देंगे। कंक्रीट फैक्ट्री लगभग तैयार थी। आर्यन जल्द ही इसे दुनिया को बेचने वाला था। लेकिन आज एक नया मंकी आया था। उसका टैलेंट एस क्लास नहीं था, लेकिन उसकी एक स्किल ने आर्यन का दिमाग घुमा दिया। आर्यन ने उसे तुरंत इवॉल्व किया और एक खास काम सौंपा। सुनो, अपनी स्किल यूज करो और मुझे वो चीज ढूंढ कर दो। एक दिन बाद वो हॉब मंकी वापस आया और आर्यन के हाथ में एक पीले रंग का पत्थर रख दिया। उसमें से सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आ रही थी। बाकी लोग नाक से कोड़ रहे थे, लेकिन आर्यन मुस्कुरा रहा था। ये था सल्फर, गंधक। आर्यन ने मन में सोचा, साथी, तुम्हें पता है ना मैं क्या सोच रहा हूं? हाँ बॉस, फॉर्मूला आपके दिमाग में डाउनलोड कर दिया गया है। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। इस सल्फर से वो एक ऐसी चीज बनाएगा जो धमाका कर देगी, और ये उसकी मां माया देवी के जन्मदिन के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। भाई, मां के लिए ऐसा तोहफा खतरा ही खतरा है। क्या बनाने वाला है आर्यन? क्या सल्फर से बनेगी कोई नई आफत या कोई नया चमत्कार? देखिए अगला एपिसोड। माया देवी ने हवेली की खिड़की से बाहर देखा और गहरी सांस ली। कुछ ही महीने हुए थे आर्यन को गए, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे सदियां बीत गई हों। वो बोर होकर हवेली में घूमने लगी। हर चीज उन्हें आर्यन की याद दिला रही थी। किचन में नल देखकर याद आया, ये तो मेरे बेटे ने बनाया था। बाहर सोहन और बाकी बटलर शतरंज खेल रहे थे, लेकिन आर्यन की कुर्सी खाली थी। ट्रेनिंग यार्ड में जाकर उन्हें वो सुबह याद आई जब वो आर्यन को जादू सिखाती थीं। उदास होकर वो वापस बेडरूम में गईं और बिस्तर पर लेट गईं। उन्हें सबसे ज्यादा याद आती थीं आर्यन की वो अजीबोगरीब कहानियां। वो हमेशा एक दूसरी दुनिया की बात करता था, जहां जादू नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का राज था। उसने बताया था कि वहां के लोग त्योहारों पर आसमान में चमकते हुए फूल देखते हैं। माया देवी ने सोचा, काश मैं भी वो चमकते फूल देख पाती। आप ये स्टोरी सुन रहे हैं हाँ, ड्रीम काश स्टोरी आर्यन कल यूट्यूब मेरे चैनल जन्मदिन पर यहाँ होता। तभी पीछे से आवाज आई, बिल्कुल माँ, मैं आपका बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ। माया देवी उछलकर खड़ी हो गई। सामने आर्यन खड़ा था, असली आर्यन। उन्होंने धीरे से उसके गाल छुए। ये सपना नहीं था। वो उस पर झपट पड़ी और कसकर गले लगा लिया। मेरे बच्चे, तुम आ गए। माँ, सांस नहीं आ रही। माया ने उसे छोड़ा और कंधों से पकड़ लिया। मुझे पता था तुम आओगे, लेकिन तुम आए कैसे? गाड़ी चलाकर? आर्यन ने बात घुमा दी। वो सब छोड़ो माँ, पहले अपना तोहफा देखो। वो उन्हें बालकनी में ले गया। बाहर गहरा अंधेरा था, सारे लैंप्स बुझे हुए थे। बेला ने लाइट नहीं जलाई? माया ने पूछा। नहीं माँ, मैंने बंद करवाई हैं, बस आसमान की तरफ देखो। उसने धीरे से गिना, 3, 2, 1। सुई, धड़ाम। अचानक जंगल से आग की एक लकीर निकली और आसमान में जाकर फट गई।
लाल, नीले और सुनहरे रंगों का एक विशाल फूल आसमान में खिल गया। माया देवी की सांसें थम गईं। फिर एक के बाद एक धड़ाम, 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 पूरा आसमान रंगीन रोशनी से भर गया। आर्यन ने रेगिस्तान में मिले सल्फर से गन पाउडर बनाया था और उससे ये आतिशबाजी तैयार की थी। माया देवी की आंखों में आंसू आ गए। ये उनके सपनों से भी ज्यादा सुंदर था। उन्होंने आर्यन का माथा चूमा। शुक्रिया बेटा, ये सबसे अच्छा तोहफा है। दोनों चुपचाप आतिशबाजी देखते रहे। लेकिन फिर माया का दिमाग चला। रुको आर्यन, तुमने बताया नहीं तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे आए? आर्यन ने सिर खुजाया। अब वो फंस गया था। वो माँ, मेरी परछाई उस छोटे आर्यन से जुड़ी थी। मैं बस 1 सेकंड में यहाँ आ गया। कूल है ना? माया देवी एकदम चुप हो गई। उनके चेहरे पर बालों की लटें आ गईं। तो इसका मतलब तुम इतने महीनों में कभी भी घर आ सकते थे? आर्यन पीछे हटने लगा। दूरियां दिलों को करीब लाती हैं। ये बहाना नहीं चला। हवेली में आर्यन की शामत आ गई, जबकि बाहर पटाखे फूट रहे थे। सजा के तौर पर उसे अब हफ्ते में 3 बार घर आकर कहानियां सुनानी होंगी। आर्यन का सरप्राइज तो हिट रहा, लेकिन अब उसे माँ के प्यार भरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। आगे क्या होगा, देखिए अगला एपिसोड। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस कहानी को बिना किसी डिस्टर्बेंस के एक प्रॉपर पॉडकास्ट की तरह एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैंने इसे अब YouTube म्यूजिक पर भी अपलोड कर दिया है। बस वहाँ सर्च करें ड्रीम स्टोरी, या फिर आप डायरेक्टली YouTube से भी वहाँ जा सकते हैं। वहाँ क्वालिटी और भी शानदार है, ज़रूर सुनिए। अगर आपने इस कहानी को यहाँ तक सुना है तो उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। सच कहूँ, आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी और कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन देता है। और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मैं इस कहानी में और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आपका अगला एक्सपीरियंस इससे भी बेहतर हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।